कक्षा 6 है ना। और कल ये प्रश्न करवाया था मैंने, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली। तो ये मैंने सर्वनाम था और सर्वनाम के 6 भेद करवाए थे आपको। अब प्रश्न नंबर 2 देखो आप। तो दूसरे प्रश्न में जहाँ जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ उन अक्षरों पर, उन शब्दों पर उंगली लगाए रखनी है, तो पता लग जाएगा कौन सा शब्द मात्रा कैसे आती है। ठीक है, पहला है तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो बच्चे से पहले आ गया तगड़े, सब्जी से पहले आ गया मसालेदार, अंडा से पहले आ गया बड़ा। तो ये लिख रहा है कि यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कोई चीज़ के गुण बताते हैं ना तो उनको विशेषण बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण होता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले आपको विशेषण करवाए हुए ना, उन्हीं में ये एक बता रहा है गुणवाचक। हालांकि मैंने पूरा विस्तार से बता दिया था, तो आपको भी ऐसे ही कुछ शब्द और बना कर लाने हैं। ठीक है, जैसे बच्चे से पहले तगड़ा है तो तगड़े को हटाओ और कोई शब्द लाओ। होशियार बच्चे, कमज़ोर बच्चे, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, इस तरह से। सब्जी है मसालेदार सब्जी, तो मसालेदार को हटाओ और कोई शब्द रखो। स्वादिष्ट सब्जी, खराब सब्जी, अच्छी सब्जी, खारी सब्जी। अब है हरी सब्जी, है ना। अब है अंडा, तो बड़ा अंडा, सफ़ेद अंडा, छोटा अंडा, इस तरह के शब्द बनाने हैं। ठीक है, अब आओ तीसरा प्रश्न। तीसरे में देखो, केशव ने झुंझलाकर कहा। कहा ना, कैसे कहा? झुंझलाकर। तो देखो कोई क्रिया शब्द होता है ना, क्रिया लास्ट में आती है। खाना, पीना, कहना, सोना, उठना, बैठना, ये क्रिया होती है और वाक्य के अंत में आती है। और इन क्रिया से पहले कोई आता है ना, वो क्रिया विशेषण होता है। तो देखो केशव ने झुंझलाकर कहा, कैसे कहा? झुंझलाकर। तो झुंझलाकर क्रिया से पहले आ गया और क्रिया के बारे में आया है, तो ये एक क्रिया विशेषण है। एक सीधे उदाहरण से बताया था, वो दोबारा सुन लो। पंखा चलता है, नया पंखा चलता है, तो नया विशेषता दिखा रहा है पंखे की। अब पंखा चलता है, पंखा तेज चलता है, तो तेज भी विशेषता बता रहा है, पर पंखे की नहीं बता रहा, चलने की बता रहा है। पंखा तेज चलता है, तेज भी विशेषता बता रहा है, पर पंखे की नहीं बता रहा, चलने की। तो चलना क्रिया है, तो तेज हो गया क्रिया विशेषण। तो ऐसे ये आया है, केशव ने कहा, कहना क्रिया है, तो झुंझलाकर कहा, तो झुंझलाकर है क्रिया विशेषण। अब दूसरा देखो, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। रोनी सूरत बनाकर बोला, तो बोला कैसे बोला? बनाकर, है ना। तो बनाकर क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया से पहले आते हैं ज़्यादातर तो। ठीक है, अब अगला देखो, केशव घबराकर उठा। क्रिया क्या है? उठना। घबराकर उठा, तो घबराकर क्या हो गया? क्रिया विशेषण है। घ देखो, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, तो कैसे कहा? टिकाकर। तो टिकाकर क्या हुआ? हाँ। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो हाँ, गिड़गिड़ाकर क्रिया विशेषण है। अब इसने लिखा है कि ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित कौन से? झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, है ना। क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया से पहले इनके आगे कर लगा हुआ है। कर, झुंझलाकर, है ना, टिकाकर। तो ये क्रिया विशेषण होने की एक पहचान बता रहा है, क्रिया विशेषण होने की। ठीक है, ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आ जाते हैं। अब तुम इस प्रकार के 5 क्रिया विशेषण बनाओ, क्रिया से पहले लाना है कुछ। अब आओ चौथा, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना ये अंश अधूरा सा लगता है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो। तो पहले मैं आपको बताऊं विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो विराम चिन्ह सुनो क्या होते हैं और ये क्या काम आते हैं। बोर्ड पर ध्यान दो थोड़ी देर, सारे बोर्ड पर देखो थोड़ी देर, काम रोक दो जो भी, एक बार देखो। विराम चिन्ह, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो एक बार विस्तार से, तो बड़ी क्लास में करवाएंगे,
विराम होता है रुकना, ठहरना, है ना, थोड़ी देर विराम कर रहा हूँ, विराम होता है रुकना। तो जहाँ वाक्य में बोलते समय जहाँ जहाँ विराम रुक लेना पड़ता है वहाँ कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। ये रुकना क्यों पड़ता है? क्योंकि कोई भी बात एक सांस में लगातार नहीं बोली जा सकती। एक बात कंप्लीट कर देते हैं तो वहाँ थोड़ा सा अपने आप ही विराम आ जाता है, अपने आप ही। एक बार एक खरगोश था, तो देखो मैंने कितने शब्द एक साथ बोल दिए। एक बार एक खरगोश था, फिर रुक गया मैं। एक बार एक खरगोश था, यहाँ रुका था ना। वह जंगल में गया हुआ था, तो कितने शब्द एक साथ बोल दिए। वह जंगल में गया हुआ था, फिर रुक गया था ना। उसके 2 बच्चे थे, वे बच्चे खेल रहे थे, तो आधे शब्द बोल बोल कर बीच में रुक रहा हूँ ना, ये रुकना पड़ता है। क्योंकि एक ही लय में, एक ही सार में एक साथ सारे शब्द नहीं बोले जा सकते, है ना। कुछ भाव दिखाने के लिए वहाँ रुकना पड़ता है। तो वहाँ बोलते समय तो रुक लेते हैं, लेकिन हमें क्या पता जो लिखा पड़ा है उसमें कहाँ रुके थे, तो वहाँ चिन्ह लगा देते हैं। और तरीके से बताता हूँ, देखो तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने यूँ कहा ना तुम्हारा नाम क्या है। ये तो आप मेरे हाव भाव से समझ गए कि मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। अब जो लिखा होता है उसमें कैसे पता लगेगा कि मेरा यूं हाथ हिला था, यूं गर्दन हुई थी। वहाँ चिन्ह लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एक और देखो, खाना खा लिया, मैं पूछ रहा हूँ क्या? हाँ, खाना खा लिया पूछ रहा हूँ ना। आपको कैसे पता लगा पूछ रहा हूँ? देखो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, खाना खा लिया। अब देखो मैं क्या नहीं लगाऊंगा, देखो खाना खा लिया, मैं सीधे ही बोल रहा हूँ खाना खा लिया। तो आपको यूँ लगेगा जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया, यूँ लगेगा। जबकि मैं यूँ कह रहा हूँ खाना खा लिया। शब्द तो 3 ही बोले हैं, देखो 2 बार बोल के दिखा दूँ। खाना खा लिया, खाना खा लिया। अब बताओ, बोलने वही शब्द हैं, एक में इससे पूछ रहा हूँ, एक में अपनी बात बता रहा हूँ। तो अपनी तो बात बता रहा हूँ तो आ गया पूर्ण विराम। इसका मतलब है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया। अब यूँ क्या, खाना खा लिया। अब आपको क्या पता लगा, इससे पूछ रहा हूँ। कैसे पता लगा? यूँ करने से। तो बोलने से तो पता लगता है कि मैंने यूँ किया था तो पूछा था, लेकिन लिखा हुआ तब क्या पता लगेगा कि पूछा था या अपनी बता रहा था। अच्छा, इसमें पूछता हूँ एक बार, खाना खा लिया और खाना खा लिया। तो अब आपको कैसे पता लग रहा है कि मैं इसमें पूछ रहा हूँ, इसमें पूछ रहा हूँ? कैसे पता लगेगा? हाथ करता हूँ तब है। इसमें हाथ कर दूंगा तो इसमें पूछ रहा हूँ, इसमें हाथ कर दूंगा तो इसमें पूछ रहा हूँ। लेकिन लिखे हुए में कैसे पता लगेगा कि यहाँ हाथ किया था ऐसे? तो चिन्ह होते हैं कुछ, वो लगाने पड़ते हैं। यूं कर दूंगा तो इसमें पूछ रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। और अगर मैंने यूं कर दिया इसमें और यूं कर दिया यहाँ, तो इस बार इसमें पूछूंगा। देखो दोबारा से इसमें पूछूंगा, तो देखो खाना खा लिया, खाना खा लिया। और इस बार देखो कैसे बोलूँगा, खाना खा लिया, खाना खा लिया। तो पता चल रहा है ना कि मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं पूछ रहा हूँ? तो वो गर्दन हिलती है, वो हाथ हिलता है, तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन जब लिखित में बात हो, किताब में छपी हुई हो, तो कैसे पता लगे कि यहाँ गर्दन हिली थी या पूछा था, हाथ हिला था? हाँ, क्वेश्चन मार्क है। अब समझ में आ गया, इसके इससे पता चल जाता है। समझाई बात है? तो ये विराम चिन्ह है। और कौन सा है? ये है पूर्ण विराम और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका क्या नाम है? जब कोई वाक्य पूरा हो जाए तो पूर्ण विराम आता है और इसका प्रश्नवाचक नाम है। ठीक है। और कई चीज़ एक साथ बोलते हैं, कई संज्ञाएं, कई नाम, तो फिर उनके बीच में कोमा लगाते हैं, अल्प विराम बोलते हैं, अल्प विराम। राम, मोहन, सोन, दिनेश तथा पंकज भाग गए, तो इनके बीच में कोमा है जी, समझ गए? अल्प विराम, तो वो लगाने पड़ते हैं। और सुनो, धीरे धीरे
माता पिता, तो इनके बीच में ये योजक चिन्ह लगाना पड़ता है, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं ना, माता पिता। समझ आई बात है? इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? तो एक तो बता दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, एक बता दिया पूर्ण विराम, एक बता दिया अल्प विराम। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया तथा जीरा लेकर आया हूं, तो इनके बीच में ये अल्प विराम आ गया, कोमा आ गई, है ना। और इसका महत्व बताता हूं विराम चिन्हों का, और महत्व बताता हूं। देखो अब इसको पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि विराम चिन्ह का महत्व होता है कि नहीं होता है, ये काम के हैं कि नहीं है, इससे पता लगेगा। अब इसको मैं बोल रहा हूँ, देखो, उसे रोको मत जाने दो। अब बताओ मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुनो। उसे रोको मत जाने दो, क्या कह रहा हूँ मैं? उसको रोको मत जाने दो, यूं कह रहा हूँ? पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहा हूँ। दोबारा देखो, अब मैं ऐसे बोलूँगा, उसे रोको मत जाने दो, अब बिठाए रखना है। अब दोबारा सुनो, उसे रोको मत जाने दो। अरे गलत नहीं है, अब दूसरी बात कह रहा हूं, दो बात कह रहा हूं मैं। एक तो कह रहा हूं उसे रोको मत जाने दो, यानी बिठाए रखो। एक कह रहा हूं उसे रोको मत जाने दो, दो बात है यहां। अब ये बोलने से पता लग रहा है। देखो मैं 3 बार बोल लूंगा, एक में तो उसको बिठाने की बात कहूंगा, एक में उसको भेजने की बात कहूंगा, और एक में पता ही नहीं चलेगा भेजना है कि बिठाना है। तो बताना मुझे आप, ठीक है? उसे रोको मत जाने दो, बिठाना है। उसे रोको मत जाने दो, भेजना है। उसे रोको मत जाने दो, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ रुका ही नहीं था, गाड़ी से चला दी। तो जहाँ रुकते हैं ना वहाँ चिन्ह लगाते हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह बोलते हैं। तो मैं यहाँ रुकूंगा एक बार, ये दो एक साथ बोलूँगा, यहाँ रुकूंगा, यहाँ उसे रोको मत जाने दो, इन तीनों को एक साथ बोलूँगा। उसे रोको मत जाने दो, तो मतलब है बिठाए रखो। अब की बार मैं 2 नहीं 3 साथ बोलूँगा, ये तीन साथ बोलूँगा, और ये 2 एक साथ बोलूँगा। तो देखो, उसे रोको मत जाने दो। अब की बार मैं यहाँ रुका था, तो रुकते हैं तो वहाँ कुछ चिन्ह लगाते हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह, समझ गए? और अगर विराम चिन्ह ना हो तो पता लगेगा कौन क्या कह रहा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, बोलने से तो लग जाएगा, खाना खा लिया, बोलने से पता लग जाएगा, पूछ रहा हूं। लेकिन जब लिख के छोड़ दूंगा खाना खा लिया तो पता लगेगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। एक और देखो, इधर देखो, कोई मुझसे पूछे कि सर मुझे कहाँ जाना है, तो मैं कहूँगा दिल्ली जाना पड़ेगा, यानी तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा। और मेरे खुद के लिए आए और मुझे अचंभा हो तो मैं कहूँगा दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, यानी मुझे अचंभा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तो यहाँ ये चिन्ह लगा देंगे, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक, आश्चर्य होता है इससे, तो ये विराम चिन्ह है। अब किताब में देखो, मैं बोलता जाऊंगा, आप देखना कौन सा विराम चिन्ह आ रहा है, ठीक है? उसी, और आप है ना उंगली लगाए रखो, और जहां आपको लगे कि यहाँ विराम चिन्ह आना चाहिए वो मुझे बता देना, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ, आप उंगली लगा के देखते रहो। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, पूर्ण विराम है। जहाँ एक बात पूरी हो जाती है वहाँ पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, एक बात फिर पूरी हो गई, फिर पूर्ण विराम आएगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, फिर पूर्ण विराम आएगा। ये क्या दूं, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा,
कहिए के कोमा लगा दो, क्या दूं, इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है ना वो, क्या दूं, खोमचे वाला पूछ रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, यहाँ कोमा आएगा, अल्पविराम, हमारा आपका नहीं, हमारा आपका नहीं, यहाँ पूर्णविराम आएगा नहीं के बाद, हमारा आपका काम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा आपका, इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा, ठीक है। लगाते जाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मोटे राम, ये उसको संबोधन कर रहा है, तो कई बार किसी को संबोधन करता है तो भी वहाँ अल्प विराम आता है, कोमा आती है। अबे क्या करता है, तो अबे इसके आगे विस्मय बोधक आएगा, ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, हाँ। अबे क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, हाँ। अब यहाँ एक चीज़ और सुननी है, जैसे कोई कहे राम ने कहा मैं दिल्ली जाऊँगा, तो राम ने कहा मैं दिल्ली जाऊँगा, तो ये मैं थोड़ी हूँ, राम ही है ना, तो वो इन्वर्टेड कोमा में आता है, उद्धरण चिन्ह में। अब आगे देखो इसमें, तो इस प्रकार से विराम चिन्ह लगाने होते हैं, ठीक है। और विराम चिन्ह लगा करके पढ़ते ना, तो उनकी भावा अभिव्यक्ति सरल हो जाती है, मतलब क्या कह रहा है वो समझ में आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ ये हटा देंगे तो पता नहीं चलेगा बिठाना है या भेजना है, तो विराम चिन्हों का महत्व होता है हिंदी में, समझ गए। और अगले पाठ की वो करेंगे बाद में। आज मैं 20 शब्द बोलता हूँ, फटाक से लिखो कॉपी पर। श्रुतलेख बोल रहा हूँ, श्रुतलेख रफ में उतारो या हिंदी वाली में उतारो, और एक शब्द को 3 बार बोलूँगा, जल्दी लिखना। यहाँ सफाई से लिखने की जरूरत नहीं होती, सफाई वाला होता है सुलेख, ये तो देखना है कि मात्रा छोटी लगा रहे हो बड़ी लगा रहे हो, ये श्रुतलेख है गलती सुधारने के लिए। तो लिखो, पृथ्वी परिभ्रमण, पृथ्वी परिभ्रमण, पृथ्वी परिभ्रमण, कोमा लगा लगा लिखनी है, अल्पविराम। अच्छा, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, गणनाएं, 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 गणनाएं है गिनती, गिनती करना, गणनाएं, सामान्यतः, सामान्यतः, ये शब्द आप बहुत कम देखे हो ना, इसलिए आपको अटपटा सा लग रहा है, बार बार देखेंगे ना तब पता लगेगा। अभी आप पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, वैसे लिख लो, लेकिन जब किताब में मिलाओगे ना तब पता लगेगा कि सर ने ये बोला था और मैंने ये लिख दिया, है ना। चलो लिखो, सामान्यतः, वार्षिक गति, वार्षिक गति, वार्षिक गति, 12 महीनों, 12 महीनों, विभाजित, विभाजित, 12 महीनों, आगे विभाजित, निर्धारित, विभाजित के बाद है निर्धारित, विभाजित के बाद है निर्धारित, निर्धारित, इसके आगे है 15-15, 15-15 दिनों, 15-15 दिनों, शब्दों में लिखना है, 15-15 दिनों, 2 पक्ष, 2 पक्ष, 2 पक्ष, बढ़ते बढ़ते, बढ़ते बढ़ते, पूर्णिमा, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा के बाद है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष के बाद है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, कृष्ण पक्ष के बाद है अमावस्या, कृष्ण पक्ष के बाद है अमावस्या, अमावस्या के बाद लिखो मौसम, मौसम,
अब मैं 12 महीनों के नाम लिखा रहा हूँ अपने देसी भारतीय 12 महीने, उनमें कितनी गलती आती है देखना, फटाफट लिखो। चैत्र, चैत्र बोलचाल में बोलते ना, चैत जेठ बैसाख साठ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागुन, तो इनको शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं मैं बोल रहा हूँ। चैत्र कोमा लगा के लिखो। वैशाख, वैशाख, चैत्र वैशाख। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद है आषाढ़। दोबारा सुनो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। श्रावण, श्रावण बोलते हैं सावन को, श्रावण। सावन में कौन सा त्यौहार आता है? होली कब आती है? होली तो फाल्गुन में आती है, और श्रावण में तीज नहीं आती क्या? तो फिर श्रावण के बाद लिखो भाद्रपद, भाद्रपद। भाद्रपद के बाद लिखो आश्विन, आश्विन के बाद लिखो कार्तिक, कार्तिक। कार्तिक के बाद लिखो मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। ये पहली बार सुन रहे तो अटपटा सा लग रहा है आपको, जब किताब खोल कर देखोगे ना तो पता लगेगा कि सर ने क्या बोला, मुझे क्या सुना। मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद लिखो पौष, पौष। हाँ पौष। पौष के बाद लिखो माघ, माघ। और लास्ट में लिखो फाल्गुन, फाल्गुन। अब 12 महीने दोबारा बोल रहा हूँ, मिला लो। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ये फाल्गुन 12वां महीना है। जैसे अंग्रेजी में दिसंबर 12वां आता है ना, अंग्रेजी में पहला महीना कौन सा है? जनवरी। और अपने हिंदी में चैत्र पहला महीना और 12वां फाल्गुन। ये थे। इनके नीचे लिखो पेज नंबर 26। हाँ कॉपी में लिख लो पेज नंबर 26। 26 पेज पर आपको ये कल देख देख के मिला के लाने हैं। और 12 महीने के नाम हिंदी में कैसे लिखते हैं वो अच्छी तरह से बार बार लिख लिख के पक्के करने हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।